हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम राजा में। अगर आप बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बक्सर का युद्ध बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि भी 1764 का यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि इसके बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। आज पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी आसान भाषा में बताऊंगा और फिर इससे जुड़े 11th महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाऊंगा। देखते हैं इनमें से कितने सवाल आपको पहले से आते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले इसका कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद ये 11th एमसीक्यू करेंगे। देखिए, अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो वर्ष 1757 के जो पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है बंगाल में अंग्रेज की प्रभाव काफी बढ़ गया था। अंग्रेज ने जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन मीर जाफर ने अंग्रेज की बढ़ती मांगे को पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसलिए अंग्रेज ने इसके स्थान पर उसके दामाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाते हैं। ठीक है, मीर कासिम एक सक्षम शासक था। क्या मीर कासिम जो थे एक सक्षम शासक था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर लिए, तो मुंगेर स्थानांतरित कर लिए अपनी राजधानी। ठीक है, और अपनी सेना की मजबूती की प्रयास किया। धीरे धीरे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में क्या होता है, विवाद बढ़ने लगता है। फिर मीर कासिम ने अंग्रेज के व्यापारिक विशेषाधिकार जितना भी थे उसको समाप्त करना चाह रहा था। ठीक है, इसके बाद करना चाह रहा था, उसके बाद में जो है बाद में संघर्ष हुआ, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और अंत में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को ही क्या किया गया, मीर कासिम को हटाकर फिर उसके ससुर मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, देखिए, जब अंग्रेज ने बंगाल के नवाब के पद पर से मीर कासिम को हटा देते हैं तो मीर कासिम ने उसके बाद क्या करते हैं, अंग्रेज के विरुद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। ठीक है, इन प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध 3 शक्तियां एक साथ आ गई, यानी अंग्रेज के विरुद्ध में जो है 3 शक्तियां यानी 3 शासक एक साथ आ गए अंग्रेज को हराने के लिए। ठीक है, कौन कौन, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों एक साइड थे और एक साइड से अंग्रेज थे। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार के बक्सर कहाँ पे, बिहार के जिला है, बिहार के बक्सर नामक जिला में जो है युद्ध होते हैं। क्या, जब एक साइड से मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, एक तरफ से कौन, अंग्रेज। ठीक है, इन दोनों के सेनाओं के बीच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और इन तीनों संयुक्त सेना के बीच जो है कब युद्ध प्रारंभ होते हैं, तो 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर जिला में बक्सर नामक स्थान पर बक्सर का युद्ध क्या होते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के निर्णायक विजय या जीत हुई। ये जो युद्ध चल रहा था इसमें ये संयुक्त शासक जो थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों की हार हो जाती है और अंग्रेज की सेना की जीत हो जाती है। ठीक है, बक्सर के विजय के बाद अंग्रेजों की स्थिति बंगाल और बिहार में बहुत मजबूती हो गई। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो है कंपनी को, कौन कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। क्या होगी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की जो है ये तीनों प्रांत की जो है दीवानी प्राप्त हो गई। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। कौन सा संधि के माध्यम से, याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की संधि 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि, उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाते हैं। यही था इसका कहानी। अब चलिए, उम्मीद करते हैं कि कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका आंसर आप लोग अपने खुद से ही दे देंगे, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम जो है आप लोग को बता दिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जाने से पहले अगर लॉन्ग वीडियो की बात करें इस चैनल पर, याद रखिएगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये 3 दिन जो है शाम के 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम के 7 बजे चैनल पे जाके आप लोग जो भी वीडियो अपलोड होगा उस पर सपोर्ट बनाएंगे। ठीक है,
और आपने ये अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें, कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ, बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था, पहले आप लोग ईस्वी ही बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में किस डेट को हुआ, एक्चुअल डेट भी बताएंगे, एक्चुअल डेट भी बताएंगे किस डेट को जो है ये बक्सर का युद्ध प्रारंभ होते हैं, बताइए तो, बताइए अपना अपना आंसर, चलिए बताइए। अगर आप लोग कहानी ध्यान से सुने होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सब का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर पहले आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, अगर हम इसका बात करें वर्ष यहाँ पर पूछ रहा है तो देखिए वर्ष की बात करें तो याद रखिएगा 1764 में, 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होते हैं, बक्सर का युद्ध होते कब, 1764 में। अगर एक्चुअल डेट पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 में, कब 22 अक्टूबर 1764 में कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा बिहार के बक्सर नामक जिला में, बक्सर जिला जो है बिहार में उसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया बक्सर का युद्ध, ठीक है। याद रखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें कि बक्सर का युद्ध किस डेट को हुआ, तो बताइए एक्चुअल डेट, अभी जस्ट हम बताएं, इससे पहले हम कहानी के माध्यम से भी बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोग कहानी पर ध्यान से नहीं सुने हैं, कहानी इसका ध्यान से नहीं सुने हैं तो आप लोग इस कहानी को भी ध्यान से सुनिए, ठीक है। कहानी में बताने के बाद जस्ट पहले अभी हम जो बता रहे थे तो एक्चुअल डेट भी बताए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्चुअल डेट क्या कौन था, किस डेट को जो है बक्सर का युद्ध प्रारंभ होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए वहां पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, बक्सर का युद्ध वर्तमान में किस राज्य में है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वर्तमान में किस जिला में, सॉरी किस स्टेट में पड़ता है, बक्सर किस स्टेट में पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध वर्तमान में किस राज्य में हुआ था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, ठीक है। अगर हम इसका बात करें कि वर्तमान में किस राज्य में है, तो अभी जस्ट बताए थे बिहार में, कहां पर, बिहार के बक्सर नामक जिला में, बक्सर कहाँ का जिला है, तो याद रखिएगा बिहार का जो है ये जिला है बक्सर, ठीक है। यही बक्सर नामक स्थान पर जो है बक्सर का युद्ध होता है, उसी स्थान के नाम पर ही जो है इसका नाम ही पड़ गया बक्सर का युद्ध, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा आप लोग कहीं पर भी। अगर कहीं पर भी दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट किए, तो 3 में से बताइए आपका स्कोर कितना है, अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना बटे 3 आंसर है, 3 में से कितना आंसर है वो सही हुआ, आप लोग यहाँ पर जरूर बताएंगे। अगर 1 सही हुआ तो 1/3 लिखिए, अगर 2 सही हुआ तो 2/3 लिखिए, अगर 3 में तीनों सही हुआ है तो 3/3 लिखिए, ठीक है। अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 3 में से आपका आंसर कितना सही हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे हम क्या कर रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। बक्सर का युद्ध जो हो रहा था, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। अगर हम इसका बात करें कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना जो था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो, कौन, हेक्टर मुनरो, याद रखिए यहाँ पर हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ये बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज की सेना के नेतृत्व कर रहा था। और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था पलासी के युद्ध के बारे में, कहानी और प्लस एमसीक्यू भी करवाए थे, अगर आप लोग उसको नहीं जाके देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। आप लोग एक क्वेश्चन रहेगा कि पलासी का युद्ध जो हुआ था, पलासी के युद्ध में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 4 की, तो देखिए 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए 5 में क्या कर रहा है, बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन था, बक्सर के युद्ध जो हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था, जिसने जो है मीर कासिम के साथ दिया था, अवध के नवाब और मुगल सम्राट और ये मीर कासिम, ये तीनों मिलकर एक साइड थे और अंग्रेज दूसरी तरफ थे, ठीक है। तो अवध का नवाब कौन था बक्सर के युद्ध के समय, तो याद रखिए कौन था अवध का नवाब, चलिए बताएं तो अवध का नवाब कौन था,
उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर दे दिए होंगे। अगर हम इसका बात करेंगे तो अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, ठीक है, याद रखेंगे। सिराजुद्दौला अलग है और सिजाउद्दौला अलग है। सिराजुद्दौला कौन थे? तो वो पलासी का युद्ध जो हुआ था उसमें, पलासी के युद्ध के समय में जो है बंगाल का नवाब थे। पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब थे। उससे पलासी के युद्ध से पहले बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। लेकिन यहाँ पर अवध का नवाब पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? तो सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए, मुगल का सम्राट कौन था? अगर आप लोग कहानी ध्यान से सुने होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगर चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में, बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो एक तरफ थे शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, प्लस अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक साइड थे और एक साइड के कौन थे? अंग्रेज थे। इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीनों एक साथ होने के बावजूद भी है अंग्रेज इन सबको हरा देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताएंगे कि 6 में से आप लोग का कितना स्कोर आया? 6 में से आप सबका स्कोर कितना है? 6 में से कितना सही हुआ है उतना बटे 6 लिखिएगा। 6 में से कितना स्कोर आया अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है मीर कासिम। क्या? मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे? जब मीर जाफर को हटाकर, पलासी के युद्ध में मीर जाफर को बनाया गया था। उसके बाद जब मीर जाफर अंग्रेज की मांग को पूरा नहीं कर रहे थे तो उसको हटा के मीर कासिम को बना देते हैं। उसके मीर जाफर के ही दामाद थे मीर कासिम। तो मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बना देते हैं, तो जब बना देते हैं तो इसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी को ही चेंज कर लेते हैं। तो राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे? पहले उसका राजधानी कहाँ था? तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद। कहाँ पर? पहले इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद था, लेकिन ये मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके, यानी वहां से हटाकर कहाँ, किसको अपनी राजधानी बना लिया था? तो मुंगेर को। याद रखिएगा, मीर कासिम मुंगेर, मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर को अपना राजधानी बना लिया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी की यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग 7 में से आपका स्कोर कितना है जरूर बताएंगे। 7 में से आप लोग का आंसर कितना सही हुआ अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज की शक्ति मुख्य रूप से कहाँ मजबूत हो गई? बक्सर का युद्ध जो हुआ, बक्सर के युद्ध होने के बाद जो है वही पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेज की शक्ति मुख्य रूप से कहाँ मजबूत हुई? बताइए, कहाँ पर उसकी शक्ति मजबूत हो गई? चलिए बताइए। तो जब बक्सर के युद्ध, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसका आंसर दे दिए होंगे। अगर हम इसका बात करें तो जब बक्सर के युद्ध हो जाते हैं तो उसका मुख्य रूप से शक्ति कहाँ मजबूत हो जाती है? याद रखिएगा, बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार में, इन दोनों में जो है इसकी शक्ति क्या होते हैं? इनकी शक्ति मुख्य रूप से मजबूत हो जाती हैं। बंगाल और बिहार में और मजबूत हो जाते हैं इनकी शक्ति, अंग्रेज की शक्ति। अगर क्वेश्चन नंबर आगे की 9 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि कंपनी को दीवानी अधिकार किन क्षेत्रों के लिए मिले थे? बताइए, कंपनी को दीवानी अधिकार किन क्षेत्रों के लिए मिले थे? दीवानी अधिकार, दीवानी मतलब क्या होता है? दीवानी अधिकार मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग को बताएं यहाँ पर, तो दीवानी अधिकार का मतलब होता है क्या? राजस्व वसूलना, यानी राजस्व जो होते थे उसको राजस्व वसूलने के अधिकार को ही क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, दीवानी के अधिकार, ठीक है। तो दीवानी का अधिकार किन क्षेत्रों के लिए मिल जाते हैं? इस कंपनी को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किन क्षेत्रों में जो है दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं? चलिए बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब इसका भी आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो इसका जब ये युद्ध के बाद जो है इस कंपनी को दीवानी अधिकार कहाँ का मिल जाते हैं? तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों प्रांत का जो है
ये तीनों प्रांत का जो है इसको अधिकार मिल जाते हैं, दीवानी अधिकार। ठीक है, ये तीनों जगह के जो है, ये तीनों प्रांत में जो है दीवानी अधिकार मिल गया था, यानी क्या थी जमीन कर जो वसूलते थे इसके अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की अधिकार किसने प्रदान की। पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था, तो कौन सा शासक ने उसको दिया था, कौन सा शासक के द्वारा इनको दीवानी का अधिकार देते हैं, किसके द्वारा, कौन सा शासक के द्वारा इनको अधिकार मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार, बताइए। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे। अगर हम इसका बात करें तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय कौन थे, तो मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इन्हीं के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा ही जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाती है। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इसके द्वारा जो है इस कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ का, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें जो आपको होमवर्क के तौर पर रहने वाला है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका नाम हम अगली क्लास में लेंगे, और हो सकेगा तो यहाँ पॉपअप की तरफ भी इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहने वाला होमवर्क के तौर पर, SW, ठीक है, बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। बक्सर का युद्ध का कारण, किस कारणवश इसका युद्ध हुआ और इसका परिणाम क्या निकला, इसका पूरा डिटेल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब आप लोग कहानी को जो है ध्यान से सुने होंगे। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं सुने तो आप लोग फिर से रिक्वेस्ट है पहले कहानी को ध्यान से सुनिए, उसके बाद सभी क्वेश्चन को हल कीजिए। उसके बाद ये जो होमवर्क के तौर पर आप लोग को क्वेश्चन मिला है, बक्सर के युद्ध का कारण और परिणाम की व्याख्या करिए, यानी इसका कारण क्या था जो बक्सर का युद्ध हुआ, और अगर युद्ध हुआ तो उसके बाद उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, इसका सब आंसर जो है इसका व्याख्या करना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो ऑडियो पसंद आया होगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आज की क्लास से बक्सर का युद्ध आपको समझ आया है तो कमेंट में सिर्फ बक्सर लिखकर बताइए। ठीक है, और होमवर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं इस टॉपिक से जुड़े आपके आंसर भी, यानी इसका आंसर भी क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए एग्जाम राजा की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।